हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, बांकेलाल और पानदूत। तो प्यारे बच्चों, बांकेलाल और विक्रम सिंह विशालगढ़ पहुंच गए हैं और इस समय उनके राज्य में उनके आगमन की खुशियां मनाई जा रही हैं। भाई जोर से बोलो, राजा विक्रम सिंह और बांकेलाल की जय। पराजय। बांकेलाल, देखी है सारी दुनिया, सीतापुर से लेकर रामगढ़, काफुरपुर से लेकर टीकमगढ़, ये है विशालगढ़, प्यारा विशालगढ़। लौट के हम पहुंचे हैं विशालगढ़। मुच्छड़, जहां होगा तेरा क्रियाक्रम। हो, ये है विशालगढ़, मोटे विशालगढ़। ही 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 ही। द्वार पर आरती के लिए खड़ा था आरती मंत्री आरती सिंह। हो मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी राजा की। और इसी के साथ हम परंपरागत रूप से आपका महल में स्वागत करते हैं महाराज। इसके बाद निकलेगा आपका जुलूस। आरती मंत्री, बांकेलाल की भी आरती उतारो। उफ, ये कैसी आरती है, इसके धुएं से तो आंखों में मिर्ची लगने लगी है। आरती मंत्री, महाराज की आरती एक बार फिर उतारे, मजा आएगा। मैं राजा विक्रम सिंह का राज सिंहासन तो ना हड़प सका, मगर अपना बदला मैं ऐसे ही लेता रहूंगा, जैसे मैंने आरती की। धूप में खूब मिर्ची मिला दी है। आरती के बाद, महारानी जी, दहलीज पर तेल चुहाकर महाराज का बांके का स्वागत करें। मैंने इतना बड़ा तेल का बर्तन रानी के हाथ में दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि महारानी जी अपनी बुद्धि का पूरा पूरा प्रयोग करके बर्तन का सारा तेल दहलीज पर उड़ेल देंगी। और फिर इसके बाद मुझे ऐसा ही होने की पूरी पूरी उम्मीद थी। महाराज, आपके कदम महल में मनहूस पड़े हैं। उफ। अब बारी थी पुष्प वर्षा की। अरे कम वक्तो, थोड़े फूल तो बचा लो इस मनहूस की अर्थी पर फेंकने के लिए। महारानी जी, ये लीजिए। जुलाब नामक ये पुष्प 3 साल में एक बार ही खिलता है और मैंने इस फूल से मन्नत मांगी हुई थी कि इस बार इसके खिलने पर अगर महाराज व बांकेलाल महल में लौट आए तो मैं इसकी वर्षा बांकेलाल व महाराज पर गमले के साथ ही करूंगी। अरे वाह, गमले वाला हिस्सा महाराज के सिर से ही जा टकराया। अरे मर गया। और महारानी को ऐसी मन्नत फूल से मांगने के लिए मैं नहीं उकसाया था। ही जय हो मेरी। बांकेलाल, तुम क्यों चिल्लाए? फूल इतनी जोर से लगाए महाराज। ओह, मुझे क्षमा करें महाराज, मगर जो वायदा फूल से किया था वो तो निभाना ही था। बाकीलाल, मैंने ठीक किया ना? वो तो ठीक है महारानी जी, पर गमला महाराज के सिर के मुकाबले बहुत छोटा था। मैं भी क्या करती बाकीलाल, मुझे तो तुम्हारे सिर की फिक्र थी, कहीं गलती से गमला तुम्हारे सिर से न टकरा जाए। राज दरबार में आ पहुंचे विक्रम सिंह और बांकेलाल। आपके जाने के बाद मैंने ये आसन किसी को भी छूने नहीं दिया महाराज, और आपकी वो टूटी चप्पलें मैंने इस पर रख दी है आपके प्रतीक के रूप में। तुम्हारे जैसी रानी पाकर मैं धन्य हो गया महारानी, जिन्हें पहली बार पहनने पर आप फिसल कर गिर गए थे और आपकी नाक की हड्डी टूट गई थी। और मुझे एक ही अफसोस है कि महारानी जी जैसे 2-4 रानियां और क्यों ना हुई आपकी। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। लेकिन ये क्या? चप्पलें हटाकर आसन ग्रहण करते विक्रम सिंह के होने लगी जबरदस्त खुजली। बांकेलाल, सिंहासन पर बैठती खुजली होने लगी। अरे महाराज, क्या हुआ? खुजली वाले कुत्ते की तरह उछल क्यों रहे हैं? पर उछलना तो सिंहासन को चाहिए, मेरा मतलब है महाराज, मुझे लगता है आप पिछले 2 वर्षों से नहाए नहीं है, तभी खुजली हो रही है। और कितनी बदबू भी आ रही है। खुजली तो होगी, मैंने सिंहासन में पिस्सू डाल दिए थे। इधर जैसे ही बाकेलाल ने आसन ग्रहण किया, बाकेलाल, तो मैं भी खुजली शुरू हो गई। ये तो छूतकर हो गया महाराज। चलो बाकेलाल, पहले स्नानागार में चलकर स्नान कर लेते हैं। ठंडे ठंडे पानी से नहाकर ताजगी आ जाएगी। मैं जाकर व्यवस्था करता हूँ फिर स्नानागार में। महाराज जल्दी कीजिए, वरना मुझे उपकाई आ जाएगी। बाकेलाल, हम दोनों एक साथ नहाएंगे? जी हाँ महाराज, पर नाड़े को ऊपर कर लीजिए, कहीं पाँव में टक्कर खिंच गया तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ओह, शुक्र है स्नानागार में ताजा पानी भरा, वरना मैं तो सोच रहा था मुच्छड़ के यहाँ से जाने के बाद पानी भी नहीं बदला गया होगा और हमें कीचड़ में ही नहाना होगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। छपाक। देखा, आखिर वही हुआ ना, उलझ गया ना पाँव नाड़े में। ओह। कित 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 कित। बाकी ये तो बड़ा ठंडा पानी है। अरे ये क्या महाराज, आप तो बाहर आ रहे हैं, लोगों को आंखें तो बंद करने दो। अब आप बाहर आ जाइए महाराज। क्षमा करें महाराज, आप ही ने तो कहा था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाकर ताजगी आ जाएगी, इसलिए मैंने पानी में 10 सिल्लियां बर्फ की डलवा दी थी। बाकीलाल, मुंह तो तुम भी धो लो। शुक्र है मैं बर्फ से ठंडे पानी में नहाने से बच गया।
फिर स्नानागार से बाहर निकलने के बाद विक्रम सिंह ने आदेश दिया, महामंत्री जी, प्रजा का हाल चाल जानने के लिए अब हम एक जुलूस के रूप में नगर की गश्त पर चलेंगे। ऐसा ऐलान नगर भर में करवा दो। क्यों बाकीलाल, कैसा विचार है? अति उत्तम महाराज। आपका जुलूस तो मतलब मुंह काला करके ही निकलना चाहिए। श्रृंगार कक्ष, आओ बाकीलाल, हम इकट्ठे ही तैयार होंगे। फिर जैसे ही बांके और विक्रम सिंह तैयार हो गए, बाकीलाल मैं कैसा लग रहा हूँ? वाह महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे उबले आलू के ऊपर ताज रख दिया हो। मगर महारानी, ये तुमने टीका लगाया है टीकमगढ़ कोयले की खान की कालिक? बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। किसी की नजर न लगे महाराज को, इसलिए मैंने काला टीका लगाया है। उनकी तैयारी के साथ ही तैयार था भोजन। वाह, फलों को देखकर मेरी भूख भड़क गई है। जय रानी की, जय राजा की, काक। थू थू। अरे 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 बाकिल, ये क्या किया? ये तो मिट्टी के बने सजावटी फल हैं। बाकेलाल, लगता है मेरे बदले तुम्हारी आंखों में विकार आ गया है। असली कीड़ा लगे फल ये रहे। खाओ बाकेलाल, शर्माओ नहीं। तुम्हारा तुम्हारा ही महल है। इधर नगर में मुनादी की जा रही थी। विशालगढ़ के वासियों को सूचित किया जाता है कि थोड़ी देर बाद राजा विक्रम सिंह की सवारी निकलेगी। अगर किसी ने बहादुरी बाहर झांकने की भी हिम्मत की तो मेरा मतलब नहा धोकर सवारी का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। महारानी की सवारी महाराज की सवारी निकलने वाली है। सवारी पर तो खूब मुद्राएं लुटाई जाती हैं। मैं अपने बच्चों को बुला लाऊं। पूरे नगर में ही मुनादी की जा रही थी। ऐलान किया जाता है, ऐलान किया जाता है, ऐलान किया जाता है, ऐलान किया जाता है। ऐलान हो गया, सुन लिया? अच्छा, तो अब हम चलते हैं। डम डमा डम डम। विशालगढ़ के निवासियों, मैं चीख चीख कर अपना गला तो फाड़ने से रहा। नगाड़े की आवाज में सुन सको तो सुन लो। ऐलान यह है कि राजा की सवारी निकलने वाली है। मर्जी हो तो देखने आ जाना, नहीं तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, मुझे तो पूरी तनख्वाह मिल ही जाती है। पूरी सज धज के साथ तैयार था जुलूस। महामंत्री, जुलूस कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, ये निश्चित कर लिया है ना? जी हाँ महाराज, जहां जहां पत्थर पड़ने की पूरी संभावना है। मेरा मतलब है महाराज की नगर से होकर सबसे पहले जुलूस जाएगा राजगुरु के निवास पर, क्योंकि महाराज आपके लौट आने तक राजगुरु ने अन्न जल ग्रहण न करने की सौगंध खाई है और राज खर्चे से बने फलों के बाग की कुटिया में वे तपस्या कर रहे हैं। ओह, तो क्या वे अभी तक मरे नहीं? ठीक है, हम हाथी पर सवार होकर हम पहले राजगुरु निवास ही चलेंगे। आओ बाकीलाल। बेचारा हाथी, लेकिन ये क्या? अरे, हाथी को क्या हो गया? हाथी पर हाथी बिठा दिया, पूछते हैं क्या हुआ? उई माँ, अरे भाई जोर से बोलो। महाराज, लगता है हाथी पर वजन कुछ अधिक हो गया है। बाकीलाल, तुम हाथी से उतरकर इस रथ पर आ जाओ। जब तक ये मोटा मेरी पीठ से नहीं उतरेगा मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। आखिर मैं भी एक हाथी हूँ। बाकीलाल, तुम थोड़ा कम खाया करो। अब देखो तुम्हारे वजन से हाथी आगे नहीं बढ़ रहा। तुझे भी देख लूंगा मुच्छड़। फिर एक एक करके नीचे उतरे महारानी व उनका पुत्र भी, मगर हाथी टस से मस भी ना हुआ। तब बाकेलाल के कहने पर वहां लाई गई हथनी, जिसे देखते ही उठकर खड़ा हो गया हाथी। ओ, ये तो कल्लो को ले आए। अब तो इज्जत का सवाल है। मुझे इस मोटे को लाद कर चलना ही होगा, वरना कल्लो शाम को राज्य उद्यान में मिलने नहीं आएगी। वाह बाकीलाल, तुम्हारी योजना कारगर सिद्ध हुई। हाथी अब चलने के लिए तैयार है। माता श्री, मैं भी हाथी पर बैठूंगा। जिद नहीं करते राजकुमार, महल वापस लौटकर अपने पिताश्री की सवारी कर लेना। एक सूंड की ही तो कमी है मोटे में। मगर मैं पिताजी को गन्ना कैसे खिलाऊंगा, उनकी सूंड तो होगी नहीं। इस प्रकार रवाना हुआ जुलूस। भाई जोर से बोलो, महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद, बांकेलाल जिंदाबाद। ओह, मेरा नाम पुकारे जाते ये हाथी चिंगाड़ पड़ा और किसी ने मुझे जिंदाबाद नहीं कहा। इस हाथी को भी देख लूंगा। नगर से गुजरी राजा की सवारी, लेकिन अरे, कोई रोको इसे, वरना ये हाथी के तले आ जाएगी। अरे, यहाँ हमारे स्वागत के लिए केवल यही एक बुढ़िया खड़ी है। कहाँ है महाराज? मुझ बुढ़िया की तो आंखें भी रो रो कर अंधी हो गई हैं। यह वही जगह है जहां मैंने सबसे जोर का नगाड़ा बजाकर मुनादी की थी। हे माता, तुम्हें जो कुछ कहना है कहो। मैं ही हूँ राजा विक्रम सिंह। अरे नास पीटे, जरा उतर नीचे मुंह है। एक बार पहले भी तूने मुझे माता कहा था और मुझसे वायदा किया था कि अपनी पांच पांच बहनों यानी मेरी पुत्रियों का विवाह सारा खर्चा तू उठाएगा। पर तेरा सत्यानाश जाए मोटे, वायदा करके कहाँ गायब हो गया था तू? तुझे कीड़े पड़े, खर्चे के कारण मेरी पुत्र का विवाह ना हो सका और वो पांच लकड़हारे भाइयों के साथ घर से भाग गई। अरे रोती क्यों है? मेरी सूंड से होकर ऊपर चढ़ जा और पीट मोटे को। तैश में आ गई रानी स्वर्णलता भी। क्यों रही बुढ़िया, मेरे मोटे ने क्या तेरी पुत्रियों का ब्याह का ठेका लिया था? महामंत्री जी, इसे फौरन हाथी के पाओ तले कुचलवा दो। ये अपने आप को समझती क्या है? राजा से बात करने की तमीज नहीं है इसे। वैसे तो यही तमीज है इस मोटे से बात करने की। कब बकत हाथी पर न चढ़ा होता तो आज जरूर इस बुढ़िया के हाथों पिटता मुच्छड़।
अरे बाप रे, भागो, मेरी पुत्रिया का विवाह तो राजा ने पहले ही कर दिया था। मैं तो अपने मोटे राजा को ठगने की सोच कर आई थी। पकड़ो बुढ़िया को, चल। छोड़, जाने दे। नहीं, मैं तो पकड़ूंगा, फिर छोड़ दूंगा। सवारी उठी, बढ़ी, और तभी राजा विक्रम सिंह, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजा विक्रम सिंह, हाय हाय, शर्म करो, शर्म करो। ये मुझे शर्म करने को क्यों कह रहे हैं? मैंने वस्त्र धारण तो कर रखे। महारानी जी, मेरे विचार में रथ को तुरंत महल वापस ले चलना चाहिए। महाराज पिटने के लिए, मेरा मतलब इस समस्या के हल के लिए यहाँ मौजूद हैं ही। तभी, ओह, ये पत्थर किसने मारा? तड़ाक! मैंने। कर ले, क्या करेगा? मैं तो राजा की सवारी पर पत्थर जरूर फेंकता हूँ। हमें न्याय चाहिए महाराज। महाराज, आपके जाने के बाद राज्य में घोर अव्यवस्था फैल गई है। अनाज की उचित दर, दुकानों से अनाज गायब करके उसकी कालाबाजारी की जा रही है। क्या? सेनापति मरखप, ये हम क्या सुन रहे हैं? मत सुनिए महाराज, क्योंकि ये सब मेरे ही आदेश के कारण तो हो रहा है। मेरा मतलब है महाराज कि आपके जाने के बाद चूहे तक भी मेरी नहीं सुनते थे, और गोदामों में रखा सारा अनाज चट कर जाते थे। इसलिए मैंने सोचा था कि विशालगढ़ के सिंहासन पर कब्जा करके जब मैं राजा बन जाऊंगा तो सबको ठीक कर दूंगा। फिर ठीक है, आप सब तुरंत उचित दर दुकानों पर जाकर पंक्ति लगाएं। हम महल पहुंचकर अनाज गोदामों से भिजवाते हैं, गोदामों में भिजवाते हैं। और मैं चूहे। भीड़ राजा विक्रम सिंह की जय जयकार करती लौट गई। इसी बात पर जोर से बोलो, जय खड़ूस की, जय मुच्छड़ की, जय मोटे की, जय खोटे की, जय विक्रम की। अरे, मगर मनुष्य, मुच्छड़ तो पत्थर तो पड़े ही नहीं। ठहरो भाइयों, रुक जाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक आध आग तो फोड़ते जाओ। और फिर आगे बढ़ा जुलूस। मेरी कल्लो बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। हाय, मैं मर जावा। निगोड़ा कैसे दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है। अपने घरों की छतों से नागरिक राजा की सवारी पर बरसाने लगे फूल, मगर मैं रानी मक्खी आदेश देती हूँ, जो सबसे ज्यादा पतला लगे उसे डंक मारना। उफ, ये मधुमक्खियां कहाँ से आ गई? माखीलाल, केवल उन कुछ फूलों में ही मक्खियां भरी हैं जो तुम पर और महाराज पर फेंके जा रहे हैं। और जिसे बरसा रहे हैं मेरे आदमी। हाँ, ये रहे दो मानव, इन्हें डंक मारना है। बाकीलाल, चाचा हिलना नहीं। एक मक्खी अभी भी आपकी नाक पर बैठी है। अभी तलवार से काटता हूँ। आई, काटा। ई मधुमक्खी। क्या हुआ महारानी? कुछ नहीं महाराज, बस जरा कुछ मधुमक्खी ने काट लिया था। वाह, मधुमक्खी के काटे का भी रानी पर कोई असर नहीं हुआ? अरे मगर रानी क्यों नहीं सूझी? रानी मक्खी महारानी की मधुमक्खी ने नहीं, मधुमक्खी ने सिर्फ पप्पी ली है। मगर एक को तो हमने सुझाई दिया है। बाकीलाल, मधुमक्खी ने तुम्हें भी तो काटा होगा। आप तो जानते हैं महाराज कि बागेलाल को दर्द नहीं होता। दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है, मगर महारानी को दर्द क्यों नहीं हुआ? और अगर ऐसे मैं दर्द से चिल्लाऊंगा, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और रानी की बहादुरी की प्रशंसा करेंगे। तभी तो हम तुम्हारी हिम्मत व बहादुरी की कदर करते हैं बाकेलाल। अबे ओ, मेरा मतलब है महाराज, राजगुरु निवास आ गया। अब तू मेरा मतलब, अब कुछ देर के लिए नीचे उतर आए। तब तक मैं हिंडोले में चींटियां छोड़ने का इंतजाम करता हूँ। चलो, थोड़ा मैं भी कल्लों से नैन मटक्का कर लूंगा। इधर राजगुरु भूखाचार्य के निवास में। अजी, मैंने कहा सुनते हो, कहाँ मर गए? ओ, मेरी अर्धांगिनी कोप माया मेरे भोजन के ठीक समय पर आ गई। आ जाओ भगवान, आ जाओ। अरे, मगर ये क्या, भोजन कहाँ है? पिछली मार भूल गई जब भोजन लाने में देरी हुई थी। अजी, मैंने कहा भोजन को मारो तीर। महाराज विक्रम सिंह लौट आए हैं और कुछ ही क्षणों में आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। क्या? वो मोटा बक्कू लौट आया? ये तो आश्चर्य हो गया। मैं तो सोच रहा था कि महाराज अब नहीं लौटेंगे, और मेरा त्याग भावना से प्रभावित होकर राज्य की प्रजा एक दिन मुझे अपना राजा घोषित कर देगी। अरे, अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरे थोबड़े को क्या निहार रही है? जल्दी से जा और चिड़िया का घोंसला लाकर मेरे सिर पर रख दे। अभी लाई जी। और फिर, अरे महाराज, आप? प्रणाम महाराज। प्रणाम। राजगुरु कहाँ हैं? हम तुरंत उनके दर्शन करना चाहते हैं। महाराज का थोबड़ा देखकर आखिर आज राजगुरु का प्राण टूट सकेगा। अ, अ, दर्द के मारे मेरे अभी भी जान निकली जा रही है, मगर रानी को दर्द क्यों नहीं हुआ? कोप मायो ने लेकर पहुंची राजगुरु के समक्ष। ची ची, मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो ठुमका लगा रही थी, गीत कोई गा रही थी, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं? उफ। ओ, राजगुरु के सर पर तो चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। विचार तो चींटियों की बाम्बी का था महाराज, मगर चींटियों द्वारा काटे जाने के डर से फिर हमने घोंसला ही तय किया। मेरा मतलब है महाराज कि राजगुरु का सख्त आदेश था कि उनकी तपस्या को महाराज के अलावा कोई दूसरा भंग ना करे। हाँ राजगुरु, आपको कितना कठोर व्रत लेने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, कितने दुबले हो गए हैं आप।
राजगुरु की तपस्या टूटने के बाद वे आप ही के हाथों से फल का सेवन कर कर अपना व्रत तोड़ेंगे। जी हाँ महाराज, आपसे भी ज़्यादा। और यहाँ तो ये भी पता नहीं चल रहा कि दाढ़ी कौन-सी है और झाड़ी कौन-सी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेला और पानदूध के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।